नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन डेली करते हैं जीके। जैसे डेली तो नहीं, सप्ताह में लगभग 2-3 वीडियो आ ही जाता है। अभी तक लगभग 32 हम लोग सेट कर चुके हैं। और अगर आप लोग 32 सेट अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, वीडियो देख लिए होंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से हो गया होगा। अब लगभग क्वेश्चन आप लोग का जो है अटेम्प्ट हो गया होगा। 32 वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें प्रत्येक में आप लोग को 75 क्वेश्चन मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 75 गुना 32 कितना होता है। उतना जीके जैसे उसके साथ आप लोग को एक्स्ट्रा जीके जैसे भी बताते हुए जाता हूँ। तो आप लोग बहुत सारा जो है क्या कहते हैं जीके जैसे में पकड़ हो गया होगा आप लोग को अच्छी तरीके से। और आगे भी हम लोग इसी तरह बने रहेंगे, और जब तक एग्जाम नहीं होता है हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी में लगे रहेंगे और अच्छी तरीके से एग्जाम को फोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना। तो हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना, जैसे कि आप लोग पता है जो हिमालय से निकलती है नदियां उसको हम लोग हिमालयी नदी कहते हैं। और जो इधर दक्षिण के टाइप से नदियां बहती है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। जैसे कि वर्षा के पानी हो गया, ये सबसे जो वो एक पानी जम जाता है उसके बाद जो उसका से नदी बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे। तो उससे दोनों में कंपेयर करना है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में। तो यहाँ पर पहला आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में कि अधिकांश हिमालयी नदियां जो बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। ये तो बात सही है कि अधिकांश हिमालयी नदियां जो क्या होता है बारहमासी होते हैं। मतलब जो हिमालयी नदी है जैसे गंगा हो गई, इसमें क्या होता है बारहमासी, मतलब 12 महीना जो है उसमें पानी रहता है, तो इसीलिए इसको बारहमासी कहते हैं। उसके बाद है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है अधिकांश नदियां। तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कथन नंबर 2, तो हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। तो ये बात भी सही है, हिमालयी नदी थोड़ा ज्यादा ही खड़ा होती है क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में। ये बात भी सही है। अब यहाँ पर कथन नंबर 3 देखें, जिसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये बात गलत दिया गया, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी जो हिमालयी नदी तो स्पीड में चलती है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, इसका जो बहाव होता है तेज होता है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में हिमालयी नदी का। इसलिए हिमालयी नदी में जो क्या होगा, क्षरण का ज्यादा होगा क्षरण हिमालयी नदी में। यहाँ पर दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदी में जो है ज्यादा क्षरण हो रहा है। तो ये बात गलत दिया गया है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो हमारा कथन नंबर 1 और कथन 2 सही है, बाकी बाद ये पहला जो तीसरा जो हमारा कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये है केवल 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना था, इसलिए केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, और 3 जो है वो गलत दिया गया। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी खदान जो है राजस्थान में ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी जिसको हम लोग सैडल पिक कहते हैं, ये कहाँ स्थित होता है। तो आप लोग बता दो कि गद्दीदार चोटी जिसे हम लोग सैडल पिक कहते हैं ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। और आप लोग को बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो अलग होता है एक दूसरे से, वो 10 डिग्री चैनल से होता है। और आगे आप लोग को बता दूं कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो हमारा है, ये 8 डिग्री चैनल ये जो है मालदीव और मिनुकाई को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनुकाई और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और अभी जस्ट बताया हूं कि 10 डिग्री चैनल वो किसको किसको अलग करता है, वो करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है 4 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय राज्य है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम है, फिर मिजोरम है। बात करें हम लोग सिक्किम का, तो सिक्किम तो 3 देशों से टच करती है, जैसे चीन हो गया, फिर इधर भूटान हो गया, ऐसा रहता है सिक्किम। ये सिक्किम का जो भारत के मानचित्र आप लोग देखेंगे सिक्किम इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भूटान है, भूटान उसके बाद इधर नेपाल आ जाता है, फिर इधर चीन है। तो ये सिक्किम जो है 3 देशों से टच करती है। और ये मिजोरम की बात करें, मिजोरम तो 3 देशों से टच नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं म्यांमार और बांग्लादेश 2 देशों से ये टच करती है मिजोरम। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से टच करती है, जैसे बांग्लादेश हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे उधर भूटान और क्या कहते हैं नेपाल। ये तीनों देशों से जो पश्चिम बंगाल टच करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती, किसकी सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा जब वो 3 देशों के साथ नहीं लगती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल
3 देशों से सीमा करती है, सिक्किम भी 3 देशों से करती है, लेकिन मिजोरम नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो वो हो जाएगा कोटा। तो उसके बाद बाड़मेर हो गया, चूरू हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सभी जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीय कोटा है, सॉरी मरुस्थलीय जिला है, लेकिन कोटा जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न आप लोगों को पूछा जा रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है ये बताना आप लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो सबसे अधिक जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो याद रखें आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है और ये सबसे अधिक है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं हम लोग सेंटोस को। तो सेंटोस को हम लोग कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पता चलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। तो किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये जो है प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय का। और ये आप लोग को बता दिए जो है रूसी क्रांति से लिया गया, ये तीनों आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो ये रूसी क्रांति से लिया गया है और ये हमारे प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 9 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि एक पंचायती समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संरचना संचालन करती है। तो एक पंचायत समिति जो है वो किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ये ब्लॉक स्तरीय निकाय करती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया। तो अंतरिम सरकार है, तो अंतरिम सरकार में आप लोग को बताया, पूछा जा रहा है कि वित्त विभाग किसे सौंपा गया। तो ये सौंपा गया था लियाकत अली को। किसको? लियाकत अली को। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा लियाकत अली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त है। तो कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी को प्राप्त है, विदेशियों को भी, भारतीयों को भी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्राप्त है, विदेशियों को भी, भारतीयों को भी। समानता का अधिकार भी भारतीयों और विदेशी दोनों को, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय को यहाँ पर मिला है ना, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 12 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर होगा 324 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो किसकी जो है राज्यसभा में, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इसमें आप लोग को बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी में जो है, इन सभी में जो विधानसभा की संख्या है, राज्य विधानसभा की संख्या वो 60 है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इन सबसे अधिक राज्य विधानसभा की संख्या और यहाँ पर 68 है, ठीक है। तो 68 हो गया, के बाद सभी में 60 राज्य विधानसभा, इसलिए यहाँ पर अधिकतम वाला हो गया हिमाचल प्रदेश ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मतलब अगर सबसे अधिक कहेगा कि सबसे अधिक किस राज्य में विधानसभा की सीट है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और कितना है तो वो वहां पर 403 विधानसभा सीट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो आप लोग को बता दूं कि संसद का जो संयुक्त सत्र है, संयुक्त सत्र बुलाने का काम है राष्ट्रपति का, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता पूछा जा रहा है। अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ा जाता है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है। तो हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम जो दिया गया है वो 14 मई 1954 ईस्वी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा कब, 14 मई 1954 ईस्वी में क्या किया गया है कि हाउस ऑफ द पीपुल का नाम लोकसभा रख दिया गया 14 मई 1954 ईस्वी में, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर के कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो ये नीतिगत उपाय क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक रख रखाव। ये सभी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 17, इसमें आप लोग को क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो यहाँ पर एक साइड में क्रांति दिया गया, उससे संबंधित जो उत्पादन है उससे मिलान करना है। तो दूसरा क्रांति किससे संबंधित है? दूसरा क्रांति आप लोग बता दो, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो उर्वरक उत्पादन से क्या संबंधित है? दूसरा क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा मछली या फिर प्याज का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सॉरी बी का हो जाएगा एक। और रजत क्रांति की बात करें, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति की बात करती है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो इसे भी आप लोग मिलान कर लेंगे, याद रख लेंगे। और कौन सा इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं इसमें मिलान करके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 18 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो आप लोग बता दूं कि नगद आरक्षित अनुपात जो होता है उसमें जो वो होता है जमा राशि का अंश जो कि बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे नगद आरक्षित अनुपात जो है वो जमा राशि का वह अंश होता है जो कि आरबीआई जो है वो अपने पास रखता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आ जाता है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हो गया था? तो ये विभाजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म जो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ था? विभाजित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो आप लोग बता दूं रेशम मार्ग जो है इस पर अधिकार था कुषाण वंशों का। तो कुषाणों का इस पर अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है 21 नंबर प्रश्न की नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में विचार करना इनमें से कौन सा क्या है कि सही है? तो औजार पॉलिश किया जाते थे, ये बात सही है। इस अवधि में औखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। तो दोनों एक और दो दोनों से हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा की नदी के तट पर जो रोका था वो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर मतलब हराया था? ये नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी भी पूछा जाता है और उसका उल्टा यहाँ पर पूछा गया है पुलकेशिन द्वितीय राजा का नाम पूछ दिया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, नर्मदा नदी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा ऑप्शन। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया नहीं था बल्कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था तराइन का प्रथम युद्ध में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन तराइन का फिर द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इनमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की तराइन के द्वितीय युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके पहले जो युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का तृतीय युद्ध आप लोग को पता है कब याद हुआ क्या हुआ था, इसे आप लोग कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो लागू की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज जो था वो एक भूमि कर था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर भूमि कर। किसने कहा था कि 1857 क्रांति का प्रारंभ 1857 क्रांति के प्रारंभ धर्म के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर एस एन सेन ने। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर डॉक्टर एस एन सेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न 1919 में खिलाफत समिति गठन कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति गठन जो है वो बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ जो समझौते किए थे, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, उसको कब किया था हस्ताक्षर उस पर? तो वो क्या था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 29 नंबर प्रश्न में आप लोग पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो ये हुआ था वर्धा के बैठक में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो ये मान लिया था लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा कि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अधिवेशन में मान लिया था। और ये कब हुआ था? ये 1930 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। लाहौर अधिवेशन तो 1929 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि
मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किस रूप में रहता है? ये यकृत के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, यकृत के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये हो जाता है केचुआ में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, केचुआ में जो होता है वो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, नहीं पाया जाता उसमें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर एक साइड में दिया गया है ग्रंथि और दूसरे साइड में हार्मोन का नाम दिया गया, इसे मिलान करना है। तो जनन ग्रंथि में जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि की बात करती है, एक वृद्धि हार्मोन है। और अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय जो वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, और अधिवृक्क जो वो कार्टिसोल हार्मोन का स्राव करती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट मिलान। और मिलान के द्वारा देख सकते हैं, जनन ग्रंथि में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का, और अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन, और अधिवृक्क ग्रंथि जो कार्टिसोल हार्मोन का स्राव करते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आप लोग को वो ऑप्शन देखने के बाद होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग को, इसके अनुसार आप लोग देख लेंगे कौन से इसका राइट आंसर होगा। मिलान हम कर दिए। फिलहाल हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? इनमें कौन सा पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो आप लोग पता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम लोग प्राय दलहन फसलों को उगाते हैं। दलहन फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण रहता है। तो चना, मटर, ये सब में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहायक होता है। सेब में भी होता है। धान की बात करें तो धान में जो है वो धान की खेती में क्या होता है, नाइट्रोजन का अक्सर कमी हो जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नील हरित शैवाल डालते हैं, और फिर यूरिया डालते हैं, या फिर एजोलाट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता, ये इसमें और कम हो जाता है नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 36 नंबर प्रश्न की, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है वो है परागकोश। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो क्विनाइन जो एक मलेरिया के लिए प्रमुख जो औषधि है, और ये जो प्राप्त किया जाता है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक आवृत वृक्षी क्या है, पादप है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर, सिनकोना जो पौधा है उसके छाल से ही क्विनाइन का दवाई बनाया जाता है, जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है। क्विनाइन इसका नाम है दवाई का, औषधि का। और ये किससे प्राप्त होता है? ये सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। और ये पादप जो है सिनकोना, ये आवृत वृक्षी पादप होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीसीजी का टीका जो है, वैक्सीन जो है, वो इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षय रोग, से हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी बीमारी की रोकथाम के लिए हम लोग बीसीजी टीका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 39 की, एथलीट फुट जो है वो बीमारी किसके कारण होता है? ये होता है फफूंद के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर फफूंद के कारण होता है क्या, एथलीट फुट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते थे? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जोड़ा पूछा गया तो 12 मारना, लेकिन यदि पूछा जाता कि कितने होते हैं तो 24 मारते। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई, किलो जूल भी है और किलो कैलोरी भी, लेकिन वाट जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये किसका इकाई है? शक्ति का इकाई है, वाट। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पा देता है प्रश्न संख्या 42 की, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण होती है? तो ये होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न, जिसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है, उसका गति जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई वस्तु इसे जा रहा है, इसके विपरीत दिशा में कोई बल लगाए, तो इसका क्या हो जाएगा, गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे अधिक गति, जितना इसका गति इससे अधिक बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसका राइट आंसर सी चूज करेंगे कि उसका गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर की, बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा किया गया बैटरी का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 45 में प्रश्न रहता है, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 45 में प्रश्न की, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट जो बराबर होता है? ये -40 डिग्री
तापमान पे क्या होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता का जो इकाई होता है वो क्या होता है, वो होता है डायप्टर। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आता है कि लोलक की कालावधि जो वो किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि आप लोग को बता दें लंबाई पर निर्भर करती है। और इसका प्रश्न आ जाता है 48वें प्रश्न के रमन प्रभाव के प्रकाश उन किरणों को संबंध है जो आर पार करती है। तो वो किसको आर पार करती है, तो सभी पारदर्शी माध्यम को आर पार करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर काला चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले रखने पर क्या होता है, उनमें डैश बनने के कारण काली हो जाती है। क्या काली जो होती है वो किसके कारण होती है, वो सल्फाइड के कारण होता है। और ये जो फार्मूला उसका बन जाता है वो Ag2S बन जाता है, मतलब चांदी का सल्फाइड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण क्या होता है, चांदी जो काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 50 के निम्नलिखित में से भारी मशीनों में प्रयोग किया जाने वाला लसन है कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी राशि जो वो अदिश राशि है, तो बल सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण सदिश है, लेकिन दाब जो है एक अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो ये वैद्युत संदीप्ति इसका सिद्धांत है कार्य करने का। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग कितना होता है। बता दूं आप लोग को, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 54 कि दो उत्तरोत्तर सिरिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, इसको गर्त बोला जाता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 55 नंबर निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण SO2 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 56 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जाएगा मनुष्यों के लिए शोर का सह सीमा करीब करीब होता है, तो शोर हो जाएगा 85 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। तो जंतुओं में जो ऊर्जा का भंडार होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पौधों में बात करें तो पौधों में जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 58 की घर में 100 वाट का क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, तो कितना होगी खर्च। तो 100 वाट का बल्ब है और कितना है इसकी संख्या कितना है, 5 बल्ब है और 20 घंटे तक जलाया जाता है। हम लोग सबको गुना कर देंगे तो 20 × 100 × 5 ये हो जाएगा 10,000। तो इसको हम लोग यूनिट में चेंज करेंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1000 बराबर होता है 1 यूनिट, क्योंकि 1000 WH बराबर होता है 1 यूनिट, तो यहाँ पर 10,000 WH है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट होने का 10 यूनिट। इसका फार्मूला होता है आप लोग अगर पता है तो, जैसे कि आप लोग को पता है कि शक्ति का सही मात्रक होता है वाट, और शक्ति जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षमता मतलब कितना संपूर्ण विद्युत खर्चा है, तो उसको हम लोग यूनिट में करेंगे। यूनिट जो होता है उसका होता है वो kWh होता है, तो 1 यूनिट बराबर kWh होता है। हम लोग वो WH फाइंड करना है, तो W यहाँ पर दिया गया 100 वाट और H मतलब टाइम जो क्या वो 20 घंटा दिया गया, तो WH हम लोग याद करें तो एक बल्ब के लिए 100 वाट × 20 घंटा हो जाएगा। फिर 5 बल्ब के लिए कह रहा है तो 5 बल्ब से गुना कर देंगे, तो टोटल हम लोग का 10,000 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग यूनिट में चेंज करेंगे, मतलब kWh में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 यूनिट। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पूछा है कल्पक्कम जो है फास्ट ब्रीडेड टेस्ट रिएक्टर जो कि तमिलनाडु में पूछा जाए कि प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो इसमें प्रयुक्त ईंधन होता है प्लूटोनियम। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पास है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये जो है अहमदाबाद में ये सही है, सुमेलित है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद ये भी सही है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम इसरो बोलते हैं, इसरो का उपग्रह का केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में नहीं होकर ये बेंगलुरु में इसका केंद्र है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये गलत दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विक्रम भाई जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, इसका केंद्र जो बेंगलुरु में, लेकिन यहाँ पर श्रीहरिकोटा दिया गया है, ये गलत था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये लेड शीशा जो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सुवर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजा निम्नलिखित में किसको मिलाकर बनता है, तो यह बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो होता है
वो एक पार्ट होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है वो 3 पार्ट होता है। तो ये इसका मिश्रण होता है एक्वा रेजिया का, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग करता है, तो फोटोग्राफी में हम लोग करते हैं औजेगलिक अम्ल का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 20 जो प्रश्न का राइट आंसर होगा औजेगलिक अम्ल। और आप लोग को बता दूं फोटोग्राफी में AgBr का भी प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में यूज हम लोग करते हैं इसका भी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 64 के निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो यूरिया उत्पादन में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अमोनिया का प्रयोग करते हैं, मतलब तरल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसमें, यूरिया के उर्वरक उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया तो है नहीं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जल वाष्प को परिवर्तन कहलाता है, तो जल वाष्प को परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है IEP के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और IEP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद रखें आप लोग, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये होता है इसका फुल फॉर्म, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 67, और इसमें आप लोग पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है लागू करने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, जो कि योगी जी है, इसी के द्वारा ये मतलब लागू घोषणा की गई कि यहाँ पर हाइड्रोजन नीति लागू होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बनाया MS धोनी को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर देगा। तो त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर, जो त्रिपुरा का राज्यपाल है वो है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 70 की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के लिए के पहले संस्करण को उद्घाटन किया था, नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ये किया था ऑपरेशन अजय। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 72 नंबर की, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो है 2023 ईस्वी में बाघों की मृत्यु सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 73 में प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अरिंदम बागची को। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, अरिंदम बागची को अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र में, भारत का ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 74 नंबर का उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो पॉल लिंच को किया गया था। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा पॉल लिंच। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 75 में प्रश्न आ जाता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 126वां है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चन था आज के वीडियो को। आशा करता हूं आप लोग को ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।